हेलो बच्चों, आप सभी लोग खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क पावर एनर्जी। आप देखो कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चैप्टर है पूरे फिजिक्स का, जहां पे वर्ड हमारी एनर्जी आ गई। एनर्जी वर्ड आते ही पूरी फिजिक्स आप देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलास्टिक एनर्जी, एवरीवेयर अब आपको एनर्जी का ही यूज होगा। कहने का मतलब है कि पूरी फिजिक्स में अगर ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से क्लियर अगर हो जाता है तो आगे पूरी फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। पूरी फिजिक्स में दो ही चैप्टर हम लोग अगर अपने दिमाग के अंदर पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिट कर लें तो आगे हम लोग को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी। हम लोग बहुत स्पीड से चीजों को ग्रैप्स करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपको आगे बढ़ने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए प्लीज इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा आप दो। बिल्कुल केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। आप देखो कि हम वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमारा फोर्स का ही पूरा एप्लीकेशन है। इसलिए हम लोगों ने इससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वहां पे हम लोग फोर्स की अंडरस्टैंडिंग को अपने अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया और उसके कॉन्सेप्ट को समझा कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब हम वर्क डन के ऊपर यहां पे डिस्कस करने जाते हैं कि व्हाट इज वर्क और उसका हमारा फोर्स के साथ किस तरीके का रिलेशन है। वो पूरी की पूरी फोर्स पे ही डिपेंड किस तरीके से करता है। अगर हम फोर्स के बारे में पहले हम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते तो यहां पे हम कहीं ना कहीं लैग करते, कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रॉब्लम होती कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसलिए हम आप लोगों को कोशिश किए कि पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पूरी तरीके से क्लियर करने की, कॉन्सेप्ट को समझने का और उसको अंडरस्टैंड करके अब हम लोग आज यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों प्लीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देके और हमारे साथ आप लोग चलते रहो ताकि जो है आप लोगों को फिजिक्स बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट लगने लगे। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा वर्क है W, वर्क डन, दिस W इक्वल्स व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा वर्क डन होगा। अब यहां पे एक्चुअली में ये जो वर्क डन है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, डी और एस। कुछ बुक्स में डी से डिनोट करेगा, कुछ बुक्स में एस से। दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, मींस फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट। दिस W, एंड W इज द स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। दिस डॉट प्रोडक्ट, आप इसको डॉट प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलते हो, एफएस कॉस थीटा। इसको मैथमेटिकल मॉडल में भी इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इस पर हम इस तरीके से फोर्स यहां पे F अप्लाई कर रहे हैं। ये F फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ पुल कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पे हमने क्या बोला कि थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, सपोज ये यहां से यहां तक पहुंच गया ये ब्लॉक, तो हमारा एस डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में। सपोज ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है तो ये फोर्स हमारा हो गया एफ कॉस थीटा। तो मैथमेटिकल मॉडल में भी हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल एफ cos theta into x, means this is Fs
कॉस थीटा। कहने का मतलब जो हमारा वर्क डन कैलकुलेट होके आता है वो एफ एस कॉस थीटा या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम चीज है। जैसा कि आप लोग वेक्टर में आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा निकल के आता है। तो ये हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट रहा कि आपको फोर्स को समझना है कि फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अब हम यहां पे डायमेंशन और यूनिट ऑफ वर्क की बात करेंगे। अगर आप डायमेंशन को देखो W इक्वल एफ इंटू एस मीन्स ये इसको फोर्स को क्या बोलते हैं हम, m इंटू ए मीन्स के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर, मीन्स ये हो गया हमारा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आप डायमेंशन के फॉर्म में लिखो तो के जी मीन्स एम से डिनोट करते हैं और मीटर मीन्स एल से डिनोट करते हैं तो दिस इज एल स्क्वायर, और सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं तो दिस इज टी, और ये ऊपर आएगा तो टू द पावर -2 हो जाएगा। ये हमारी इसकी डायमेंशन होगी। और इसको हम एसआई सिस्टम में इसी को हम जूल भी बोलते हैं या इसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। जहां पे जिस तरीके का हमारा यूज होगा उस तरीके से सीजीएस सिस्टम में हम इसको अर्ग भी बोलते हैं, जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के फॉर्म में। आप लोग बुक्स में देखोगे बहुत ही आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। तो मीन्स ये दिस इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर, तो न्यूटन मीटर भी यूनिट हो गया। इसको इस न्यूटन मीटर को ही हम एक सिंगल वर्ड जूल बोल देते हैं और इसका डायमेंशन हमारा ml स्क्वायर टी टू पावर -2 हो गया। अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ वर्क, कि हमारे अब यहीं पे हमें इसके एप्लीकेशन को समझना है कि हमारा नेचर ऑफ वर्क किस तरीके का हो सकता है। आप देखिए नेचर ऑफ वर्क कहने का मतलब है कि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन हमारा निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन हमारा जीरो भी हो सकता है। ये हमारा नेचर ऑफ वर्क है इसका। तो सपोज अगर हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करें, आप देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होने के बाद भी हमारा जो वर्क डन कैलकुलेट होके आता है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए पॉजिटिव वर्क डन कहने का मतलब कि W इक्वल्स हमारा एफ एस कॉस थीटा हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये थीटा एंगल होगा अगर वो एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, अगर ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो हमारी जो कॉस की जो वैल्यू होती है लेस देन 90 डिग्री में वो हमारी पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा W जो होगा ऐसे सिचुएशन में हमारा पॉजिटिव होगा। मींस एक्यूट एंगल के केस में हमारा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा क्योंकि ये जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। अब देखिए इसके लिए क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एक ये कहने का मतलब ये है कि हम अब ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम डेली बेसिस के डेली लाइफ में अपने हम देखते हैं और उस सिचुएशन में हमारा एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम एक केस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक कोई बॉडी है जो कि ऊपर से फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आप देखिए कोई भी बॉडी फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर गिर रही है नीचे की तरफ तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर एक्ट कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और हमारा इस बॉडी का जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो गिर रही है वो किधर गिर रही है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस कि जो हमारा थीटा निकल के आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। सेम डायरेक्शन में एफ भी है, उसी डायरेक्शन में हमारा एस है, तो एंगल क्या होगा एफ और एस में 0 डिग्री का, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इनका मूवमेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा डब्ल्यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, वर्क डन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको बस इतना ही समझना है कि हमारा ये थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल हो, लेस देन 90 डिग्री के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस का लेस देन 90 डिग्री हमेशा पॉजिटिव होता है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि लॉन में एक रोलर रहता है, उस रोलर को हम पकड़ के पुल करते हैं, खींचते हैं और पूरे लॉन में वो मूव करता है। मींस इस तरीके से ये रोलर है और इस रोलर को हम इस पे इस तरीके से फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये जो थीटा होगा, ये थीटा भी हमारा एक्यूट एंगल ही होगा, मींस लेस देन 90 डिग्री होगा। एक लॉन है, लॉन में ये हमारा रोलर है, सपोज एक रोलर है जो कि मूव कर रहा है, उसमें हम कुछ डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह कुछ कलेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अभी हमने डिस्कस किया, ये एफ है तो ये एफ कॉस थीटा, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एफ एस कॉस थीटा होता है, हमारा थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे भी सिचुएशन में हमारा वर्क डन जो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री मींस थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे केसेस को आप अपने माइंड में खुद सोच सकते हैं, खुद थिंक कर सकते हैं। आप थिंक करोगे, जितना ही अच्छा आप सोचोगे उतना ही अच्छा आपका इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट, निगेटिव वर्क डन। देखिए निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन किस कंडीशन में होगा, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ऐसे सिचुएशन में हमारा, आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू अबव 90 डिग्री माइनस होती है। अगर हम कॉस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हम जो भी आप देखोगे तो वो निगेटिव निकल के आता है। इस सिचुएशन में हमारा जो वर्क डन होता है वो निगेटिव आता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड है, उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फोर्स जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, जो हमारा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बट मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड लगेगा, बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस सिचुएशन में ऑब्ट्यूज एंगल हमारा बन रहा है। इस सिचुएशन में हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री, देयरफॉर W इज नेगेटिव। मोर देन 90 डिग्री का अगर एंगल होगा तो W हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। आप भी और भी नए नए एग्जांपल्स आप बना सकते हो। अभी तक जो हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है उसी में से आप बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हो। जितना अच्छा आप सोचोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
आपका माइंड अगर एक दो पॉइंट भी अच्छा सोच सकता है तो उससे जो है आप फार बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि आप किसी बुक में पढ़ने से। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा थिंक करने की कोशिश करिए। देखिए जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक रफ प्लेन पे मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रफ प्लेन पे मूव कर रहा है। सपोज ये यहां से यहां जा रहा है। रफ प्लेन पे मूव करने का मतलब कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। आप जानते हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सपोज ये यहां से मूव करके यहां पे आता है इस एस डिस्टेंस तक, बट फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में और इसी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो एंगल क्या बना? 180 डिग्री। देन अगेन इस सिचुएशन में भी हमारा वर्क डन नेगेटिव हुआ। अब तो आई थिंक ये नेगेटिव वर्क डन भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन भी हमारा हो सकता है। जीरो वर्क डन हमारा कब होगा? जब हमारा थीटा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। एग्जाम्पल है इसका, सपोज एक कूली है, वो एक कोई भी किसी का भी सामान लेके अपने सर पे किसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, तो जो वो सामान उसके सर पे रखा हुआ है वो फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। जो कुछ भी लगेज वो अपने सर पे रख के आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बट वो डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इधर, मींस थीटा इज व्हाट? थीटा इज 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या होगा? जीरो। और क्या सिचुएशन हो सकती है? और आप एक देखो सिचुएशन, अभी जो हमने एक ये केस हुआ, दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आपसे पहले फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक बार अगर उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। कहने का मतलब यह है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, सपोज यहां से यहां तक कोई एक डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया। फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर हो गया तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था वो जीरो हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया तो हमारा वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहां पे फोर्स जीरो, इसलिए हमारा वर्क डन जीरो। आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। सपोज एक सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन पे किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, जो कि सेंटर पे एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस, अगर हम छोटा सा डिस्टेंस लें इनफाइनाइटेसिमल, तो वो बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की हमारी लाइन हो गई और ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली लाइन हो गई, और इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा। मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो थीटा फॉर्म होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो भी 90 डिग्री का फॉर्म होता है,
तो ऐसे सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या होगा, 0। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ये हमने नेचर ऑफ वर्क डन हमने यहां पे डिस्कस किया। अब आप सोचोगे कूली जो है वो तो पैसा तो लेगा ही, वो तो अपना काम जो कर रहा है उसने एक्चुअली में तो वर्क तो कुछ न कुछ किया है। बट हम फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम यही मानते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो वो वर्क डन कंसीडर नहीं किया जाता। इस तरीके से इसको यहां पे हम एक्सप्लेन करते हुए हम आगे चलते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी तो हम जो डिस्कशन हमने किया वो ये डिस्कस किया कि हमारा फोर्स जो है एक कांस्टेंट फोर्स है। बट एक्चुअल लाइफ में आप देखो, नेचर में देखो, फिजिक्स है क्या, पूरा नेचर है। नेचर में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सारी चीजें फिजिक्स है। अगर हम नेचर में देखो तो कोई भी ये जो फोर्स है, जो वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे, जो फोर्स है वो वेरिएबल है। ईच एंड एवरी पोजीशन पे वो वेरी कर रहा है। तो अगर हम अब यहां पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक ग्राफ बनाता हूं मैं, अगर ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमारा फोर्स इस तरीके से ये वेरी कर रहा है अगर, तो इस तरीके से आप देखो इतने पोर्शन में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई भी चीज आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, कैलकुलस में कोई भी चीज जहां पे ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे लिमिट टेंड्स टू 0, ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे अगर वेरी कर रही है वो चीज, तो वहां पे हम उसको dw के फॉर्म में यहां पे इसका वर्क डन हम निकालेंगे। सपोज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, इसको हम मानते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो दिस dw दिस इज इक्वल f इंटू dx। अब हम इसको a b c d से डिनोट कर रहे हैं और ये जो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हमने ऑब्जेक्ट लिया वो p q r s। दिस इज वेरी स्मॉल स्लिट, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, जितना आप सोच सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा। क्यों? क्योंकि उस सुई की नोक से करोड़वां हिस्सा जो छोटा होता है उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे हमारे फोर्स जो है वेरी कर रहा है, ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम वर्क डन निकालेंगे, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। वो इंस्टेंट क्या है? टेंड्स टू 0, 0 तो नहीं है बट बिल्कुल 0 के करीब है। 0.0000000000000 एंड सो ऑन 0.00001। इस इतना ज्यादा छोटा वो एकदम एक इंस्टेंट पॉइंट है, उस पे हम ये कैलकुलेट इतना वर्क डन हम कर रहे हैं। अब अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना होगा, कंप्लीट वर्क डन उसी सिस्टम का, तो दिस इज इक्वल, इसको हम समेशन dw बोले, या आपको पता ही है इंटीग्रेशन में कि हम इसको xa टू xd, ये डिस्टेंस हम यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे xa टू xd f dx। ये हमारा कंप्लीट वर्क डन निकल के आ जाएगा। ये क्या है? ये कंप्लीट वर्क डन, दिस इज एरिया ऑफ ए बी सी डी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी ग्राफ मिलता है और अगर आप उसकी एरिया निकाल लेते हो तो वही हमारा वर्क डन होगा। मींस ये जो इंटीग्रल एफ डीएक्स एक्स ए टू एक्स डी हम कर रहे हैं वो इतने पूरे पार्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इतने पूरे पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, यही हमारा इंटीग्रेशन बोलता है। इंटीग्रेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ व्हाट? एफ डीएक्स। एक्चुअल जो यूज करेंगे हम फिजिक्स के में वर्क डन के कैलकुलेशन का, वो इसी को यूज करेंगे। बट कभी कभी कुछ डायग्राम भी बना के क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि आप इसकी
वर्क डन बताइए, तो डायरेक्ट हम उसके सपोज रेक्टेंगुलर पोर्शन उसने बना के दे दिया या स्क्वायर बना के दे दिया, तो हम डायरेक्ट जो है उसकी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया जो निकाल लेंगे वही वर्क डन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फोर्स ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम वर्क डन को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो वर्क डन हम पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है जाके पूरी की पूरी जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तो उन सारी चीजों का वहीं पे यूज होने वाला है पूरी तरीके से। और एनर्जी आपने एक बार समझ लिया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ लिया, तो आप समझो कि आप पूरी फिजिक्स को आप समझ चुके हो, पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो। अब आपको और कुछ पढ़ने के लिए बचा नहीं है, बस हाँ ये कि आपको अपने आप को थिंक करना है, अपने माइंड को डेवलप करके और जो है उसी एप्लीकेशन को यूज करते जाना है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। वही हमारी एनर्जी जो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे, वही हम मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे, वही हम मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे या न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। हर जगह इसी एनर्जी को हम वहां पे यूज करेंगे, बस हमारा फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।